नमस्कार। मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अर्थ समिट, उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, और जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है जो उसको स्टडी कर लिया था। अब इस सेक्शन में, इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम 7 टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा 7, वो होगा लैंड रिसोर्सेज। उसमें लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखेंगे। फिर जो हमारा 8 टॉपिक होगा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। और जो 9 टॉपिक होगा हमारा सोइल एज ए रिसोर्सेज। तो इसमें सोइल प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल और सोइल इरोजन, मृदा का जो अपर्दन होता है वो, और उसका कंजर्वेशन हमें कैसे करना है इसको स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आप देखो, आप सभी को पता है कि जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है, जो अर्थ हमारा जो इंडिया है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में जो माउंटेन्स है, हमारे जो इंडिया है उसमें माउंटेन्स की जो टोटल परसेंटेज है वो है 30%। 30% जो क्षेत्र है वो किसका है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में, माउंटेन्स का। और जो माउंटेन्स है हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रिवर्स, और जो वाटर होता है ना उसको प्रोवाइड करवाते हैं कौन, माउंटेन्स। तो जितनी भी रिवर्स हैं उससे हमें पीने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर हमें प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ में माउंटेन्स में क्या होता है, टूरिज्म भी होता है। दूसरे नंबर पे प्लेट्यू है। तो टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का, उसका 27% जो रीजन है ना वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार। देखो, माउंटेन और पठार में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो माउंटेन होते हैं ना उनकी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये वाला सिर, जिसे सिरा कहते हैं या नोक कहते हैं, ये नुकीली होती है। जबकि जो प्लेट्यू होते हैं ना, प्लेट्यू की जो साइज होती है ना एक मेज या टेबल जैसी होती है। ऊबड़ खाबड़ होते हैं, सॉलिड रॉक से होते हैं दोनों, माउंटेन और प्लेट्यू। बट ये होते हैं ऊबड़ खाबड़ और टेबल के जैसे आकार के, और इनकी जो ऊपर का जो सिरा है वो नुकीला या तीखा होता है। तो ये हो गए हमारे प्लेट्यू। प्लेन्स जो है, प्लेट्यूज देखो हमें मिनरल्स मिलता है सबसे ज़्यादा। मिनरल्स में कोयला हुआ, बॉक्साइट हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब कहाँ पे मिलते हैं, प्लेट्यू में। फॉसिल फ्यूल्स भी और फॉरेस्ट भी है प्लेट्यू में। तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज से संपन्न होते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू सबसे ज़्यादा संपन्न होते हैं। इसके बाद है प्लेन्स। प्लेन्स जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इन इंडिया का, उसका 43% है। ठीक। और सब जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज की रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो कहाँ पे होती है, लैंड प्लेन्स में होती है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा देखें, अगर इसको हम देखें तो सबसे ज़्यादा है प्लेन्स का जो कि 43% है। सेकंड नंबर पे माउंटेन का है, और थर्ड नंबर पे कौन है, प्लेट्यू है। तो ये इंडिया का लैंड रिसोर्सेज हो गया। अब देखो इंडिया का जो लैंड यूटिलाइजेशन है, तो देखो इंडिया में जो लैंड का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है तो 33% होना चाहिए। क्या होता है कि ट्रॉपिकल कंट्री होती है ना कोई भी देश, यानी उष्ण कटिबंधीय देश होता है, जैसे भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो उस कंट्री में कम फिक्स होता है कि 33% जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट या ट्री होना चाहिए, ताकि उस देश में पोल्यूशन न हो और एनवायरनमेंट क्लीन रहे। बट इंडिया में जब भारत आज़ाद हुआ था तो 18% ही जो रीजन ज्योग्राफिकल एरिया था ना उसमें फॉरेस्ट थे। और आज़ादी के इतने समय बाद भी जब 2017 में रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एक बार आती है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसके अनुसार जो टोटल ट्री कवर है ना इंडिया में वो कितना है, 24.39%। यानी अभी भी जो 33% का जो टारगेट है उससे हम काफ़ी दूर हैं। ठीक। इसके बाद है जो लैंड के दूसरे यूज है, जैसे ऐसा लैंड भी होता है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कल्टीवेशन का मतलब होता है वहाँ पे हम क्रॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसमें बैरन और वेस्ट लैंड होते हैं। बैरन जो लैंड होते हैं उनको एक प्रकार से बंजर भूमि कहते हैं, जिनमें आप किसी भी टाइप की खेती नहीं कर सकते हो या क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो। ठीक। इसके बाद है ऐसा लैंड होता है जिसको हम यूज करते हैं नॉन एग्रीकल्चरेबल यूज़ में, जैसे कि बिल्डिंग हुई या फिर रोड्स हुए या फैक्ट्रीज हुई। तो इनको नॉन एग्रीकल्चरल जो यूज़ होते हैं ना उसमें हम यूज करते हैं, तो ऐसे लैंड भी होते हैं। इसके बाद है
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इसमें देखो अनकल्टिवेटेड का मतलब यही है कि जिसमें हम खेती नहीं कर सकते, यानी कि एक प्रकार से ऐसी ज़मीन होती है जो परती होती है। परती देखो, जो बंजर भूमि है ना, इसके अलावा इस ज़मीन के अलावा इस ज़मीन के अलावा जो ज़मीन है ना वो होती है अनकल्टिवेटेड लैंड। तो देखो इसमें परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड होते हैं। गांव में आपको इकोनॉमी का पता है इसे कि जो गांव होते हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो उसमें जानवरों का पशुपालन किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग की जाती है। तो उसके लिए ग्रेजिंग लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनको जानवर चराने के लिए उस जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मिसेलेनियस ट्रीज जो क्रॉप होती है उनको भी उगाया जाता है। साथ ही साथ में कल्चरलेबल वेस्ट लैंड होते हैं, यानी ऐसे लैंड, देखो इनमें क्या होता है कि ऐसी ज़मीन होती है इनमें जो फर्टिलिटी होती है ना, इनका जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी जगहों को 4-5 साल के लिए या 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये बंजर भूमि होती है, लेकिन ये कृषि योग्य होती है। यानी जब 5 साल बाद में वापस फर्टिलिटी आ जाएगी इस ज़मीन में, तो वापस यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एग्रीकल्चर होने लग जाएगा या फार्मिंग होने लग जाएगी। ठीक, इसके बाद है फेलो लैंड। फेलो लैंड होते हैं परती भूमि, यानी कि ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे एक कृषि एक साल में की जा सके, है ना, और एक प्रकार से उसमें आप खेती कर भी नहीं सकते हो, ऐसी ज़मीन होती है। तो वो होती है परती भूमि। तो ये भी 2 टाइप की है। करंट फेलो लैंड होता है एक, तो है ना, जो कि एक प्रकार से अभी परती भूमि है, और एक होता है कि जब इसका यूज हमने कर लिया तो कहीं लंबे टाइम से ऐसे पड़ी हुई है। तो ये होती है अदर देन करंट फेलो। यानी करंट फेलो तो ऐसी है कि जो अभी पड़ती पड़ी है, उसमें कोई हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आगे जाके फार्मिंग एक्टिविटी करेंगे, और ये होती है कि कई दिनों से पहले से ही पड़ी है। ठीक, इसके अलावा होता है नेट सोवन एरिया। नेट सोवन एरिया का मतलब होता है कि जो टोटल ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, रीजन एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें से कितने एरिया में हमने जो क्रॉप है ना उसको बोया है, उसको सोवन किया है। ठीक, तो उसको कहते हैं हम नेट सोवन एरिया या शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। तो ये इन पर्पसेस में हम जो है ना लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं इंडिया में। ठीक, इसके बाद है हमारा लैंड यूज पैटर्न, यानी जो भूमि उपयोग का जो प्रारूप है तो इंडिया में किस तरीके से है। तो देखा जाए तो जो लैंड होता है उसके यूटिलाइजेशन को जो फैक्टर होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल और जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसे फिजिकल में आप देखोगे तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यानी वहाँ की ज़मीन कैसी है, तो उसके आधार पे भी उस ज़मीन का यूज़ होता है। या फिर वहाँ पे क्लाइमेट कैसी है, तो वहाँ पे उस क्लाइमेट के हिसाब से उस ज़मीन का यूज़ होता है। सोइल टाइप्स हैं, है ना। या फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर में वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो उसके आधार पे जो लैंड है ना उसका यूज किया जाता है। तो देखो ये जो दो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम में हमें 1960 और 2014 का कंपेयर करना है। यानी कि इंडिया में जो ज़मीन थी, जो लैंड था, उसका 1960 में कैसे यूज होता था, है ना, और अब जो 2014 है उसमें लैंड का यूज कैसे होता है। देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सबसे ये जो है नेट सोवन एरिया को देखते हैं हम, है ना। तो नेट सोवन जो एरिया है वो 1960 में कितना था, 46.26, यानी 46% के 46% से ज़्यादा था। लेकिन वर्तमान में जो नेट सोवन एरिया है, यानी शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है ना, वो घट के कितना रह गया, 45.5%। यानी कि जो नेट सोवन एरिया है उसमें वो डिक्रीज हुआ है, उसका जो टोटल क्षेत्र है ना उसमें डिक्रीजेशन आया है। ठीक, तो इस तरीके से हम यूज पैटर्न को देखते हैं। इसके अलावा 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट है। तो जब 1960 की बात करते हैं तो 1960 में जो फॉरेस्ट कवर है ना इंडिया में वो कितना था, 18.11। बट अगर अभी हम देखेंगे तो बढ़ के कितना हो गया, 23.3%। ठीक है ना। इसके अलावा देखो ग्रेजिंग लैंड को देखते हैं, जो परमानेंट पास्चर एंड जो ग्रेजिंग लैंड है वो 1960 में कितने थे, 4.71%। लेकिन अब कितने रह गए, घट के
3.3%। तो देखो ये जो किसी सेक्टर में तो बढ़ोतरी हुई है लैंड यूज में, जैसे फॉरेस्ट ट्री कवर में बढ़ोतरी है, लेकिन जो नेट सोवन एरिया में है उसमें कमी आई है। तो जो ये कमी आई है, जो बढ़ोतरी हुई है, यानी जो डिक्रीज हुआ है या फिर उसमें जो इंक्रीज हुआ है, तो उसी का जो पैटर्न हम समझते हैं ना, तो उसी को लैंड यूज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ये इस तरीके से और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने सबसे पहले लैंड का यूटिलाइजेशन देखा ना, तो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में 33% होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है 24%। लेकिन अगर इसको इसमें देखेंगे तो देखो, जब भारत में 1960 में ओनली 18% ही फॉरेस्ट थे, लेकिन अब कितने हैं वो 23% हो गए। इसके अलावा एक बार फिर से इसको एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला नेट सोवन एरिया का जो 5 पॉइंट है, ये रहा हमारा नेट सोवन एरिया। तो इसका यूटिलाइजेशन ज़मीन का इसमें किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो देखो, जो नेट सोवन एरिया था वो कितना था 46% था, कब 1960 में, लेकिन अब कितना रह गया 45% रह गया है, तो उसमें कमी आई है। तो इसी को कहते हैं लैंड यूज पैटर्न। ठीक, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे जो फॉरेस्ट कवर ट्री होता है 33% होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 23% के आसपास है, या ज़्यादा हो गया। अब तो जो ये तो 2014 के डाटा है, ये जो डाटा इसमें दे रखे हैं ना 2014 के डाटा है, लेकिन अभी जो नए डाटा है ना उसमें 2017 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो जो ट्री कवर है ना वो कितना हो गया 24% हो गया है। ठीक, इसके बाद नोट 7 एरिया जो था उसमें कमी आई है, जो आज़ादी के समय में 46% था, लेकिन अब कितना रह गया 45% रह गया है। इसके अलावा नेट सोवन जो एरिया है, जहाँ पे ज़मीन में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, उसमें भी डिफरेंसेस हैं, यानी अलग अलग स्टेट में उसकी अलग अलग सिचुएशन है। जैसे जो ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो हरियाणा, पंजाब, क्या नाम है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, तो यहाँ पे जो नोट 7 एरिया है ना, नेट सोवन एरिया वो ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे प्लेन्स है, मैदान है। तो यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा जो लैंड है ना टोटल, वो किस में आता है नेट सोवन एरिया में, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश हुए, मिजोरम हुए, मणिपुर हुए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुए, है ना, ये क्या है, ये ज़्यादातर क्या है माउंटेन्स या हिली रीजन है। तो यहाँ पे जो नेट सोवन एरिया है ना वो 10% से कम है। ठीक, तो देखो ये टोपोग्राफी भी इस तरीके से प्रभावित करती है किसको, लैंड यूज पैटर्न को, यानी कि वहाँ की टोपोग्राफी यानी वहाँ की स्थलाकृति, ज़मीन कैसी है, फिजिकल जो फैक्टर होता है वो कैसा है, तो उसके आधार पे भी नेट सोवन जो एरिया है वो उसमें फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ में देखो जो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ डिक्रीज्ड, तो देखो आप हमने इसमें देखा था, ये रहा जो ग्रेजिंग लैंड है उसमें कमी आई है। ग्रेजिंग लैंड 4.71% था 1960 में, लेकिन अब कितना रह गया 3.3% रह गया है। तो ये लैंड यूज पैटर्न हो गया। अब देखो इसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी लैंड में उसकी न्यूट्रिएंट्स पावर, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो पोषक तत्व होते हैं, जिससे ही कोई भी प्लांट या ट्री या जो क्रॉप होती है वो प्रोड्यूस होती है, या उसकी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, और वो इनकेपेबल होती है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, उसकी ग्रोविंग होने के लिए वो इनकेपेबल हो जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है भूमि का निम्नीकरण। तो देखो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, तो देखो पहला कॉज है सॉइल पॉल्यूशन, दूसरा कॉज है सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कि जब भी जो सॉइल होती है या लैंड होता है उसकी जो अपर मोस्ट टॉप सॉइल होती है, ये जो टॉप सॉइल होती है ना उसकी टॉप लेयर, ये क्या होती है विंड से और एयर से, सॉरी विंड से और वाटर से, जब उड़ के या बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो उसको इरोजन बोलते हैं। तो सोइल इरोजन से भी जो लैंड डिग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसे जो सूखे क्षेत्र हैं जैसे मरुस्थल है तो वहाँ पे एयर से होता है, विंड से होता है सोइल डिग्रेडेशन, जबकि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वाटर के बह जाने से, जैसे पेड़ जो पर्वत होते हैं ना वहाँ पे पानी के बहने से सोइल इरोजन होता है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग है, जानवरों को ज़्यादा चराने से किसी ज़मीन में उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। साथ में हम कहीं से अगर मिनरल्स निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी खनन कर रहे हैं, मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो आसपास भी वहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा जो ड्रोट होता है, सूखा जो होता है, सूखे से भी जो लैंड है ना उसमें फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो इसके कॉजेज हो गए। अब कॉजेज के बाद देखो कंजर्वेशन भी हमें देखना है कि किस तरीके से कंजर्वेशन होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर इसके जो कॉजेज हैं वो लिख देने हैं, और लास्ट में किस तरीके से इसका कंजर्वेशन करना है वो भी
लिख देना है। तो देखो कंजर्वेशन में सबसे पहले हमें अफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और जो ग्रेजिंग लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी जो पशुचारण होता है वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं ना उसकी शेल्टर बेल्ट बनानी पड़ेगी। शेल्टर बेल्ट से मतलब है जैसे किसी साइड से स्पीड से विंड आ रही है या फिर वहाँ पे वाटर काफ़ी तेज़ी से बहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कई सारी जो जो बेल्ट होती है ना पेड़ पौधों की वो लगानी होगी। कई सारे पेड़ लगाने होंगे लाइन से, एक के बाद एक लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन ही होगी, सेकंड लाइन ही होगी, थर्ड ही हो गई। तो इससे क्या होगा, विंड और जो वाटर है ना उसकी स्पीड कम हो जाएगी और जो एक प्रकार से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। ठीक ना। इसके अलावा जैसे जो डेजर्टिक एरिया हैं यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ तो जो सैंड ड्यून्स होते हैं यानी रेत के बड़े बड़े जो टीले होते हैं, उनको रोकने के लिए हमें थ्रोनी बुशिस, जो थ्रोनी बुशिस होती है वो झाड़ियाँ होती है, जो झाड़ियाँ होती हैं ना उनको थ्रोनी बुशिस बोला जाता है, जो हमने 9th में ज्योग्राफी के वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में जाना था। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें किन का ग्रो करना चाहिए, डेजर्टिक एरिया में थ्रोनी बुशेस को। इसके अलावा कंट्रोल करना चाहिए हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को। माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी जो खनन होता है ना उसको कंट्रोल करेंगे ना तो उससे भी क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। जैसे वेस्टर्न घाट है, ये इंडिया का वेस्टर्न घाट है ये, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो माइनिंग है ना उसके होने से यहाँ पे पूरी जो ज़मीन है ना वो ख़राब हो गई है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज से या जो इंडस्ट्रियल जो इकाइयाँ होती हैं इनसे निकलने वाला जो वेस्ट या जो जो पोल्यूटेड मटेरियल है उसको भी हमें सही तरीके से डिस्चार्ज करना होगा, सही तरीके से उसका डिस्पोजल करना होगा। इसी तरीके से हम जो कंजर्वेशन है लैंड का वो कर पाएंगे। तो देखो एक बार हमने क्या क्या देखा इसमें लैंड से रिलेटेड। सबसे पहले हमने जाना लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो देखो 43% में प्लेन्स है, 27% में प्लेट्यू है, 30% में क्या है, प्लेट्यू है। इसके बाद हमने लैंड यूटिलाइजेशन जाना। तो देखो फॉरेस्ट में लैंड का यूटिलाइजेशन होता है और ऐसी ज़मीन में होता है जो नॉट अवेलेबल है फॉर कल्टीवेशन के लिए, है ना। इसके अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। इसके अलावा फेलो लैंड है जो पड़ती भूमि होती है जिसमें किसी प्रकार की खेती नहीं होती है, या फिर नोट नेट सोवन एरिया है ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसमें लैंड का यूटिलाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में। इसके बाद हमने जाना लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो देखो लैंड यूज पैटर्न में हमने यही जाना कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा लैंड का यूज हो रहा है। जैसे जो नेट सोवन एरिया था तो पहले ज़्यादा था, 1960 में 46% था, लेकिन अब घट के कितना रह गया, 45%, क्योंकि लैंड का दूसरी जगह यूज होना शुरू हो गया। जैसे जो बिल्डिंग्स होती है या फिर फैक्ट्रियाँ होती है या फिर रोड्स होते हैं तो उनमें उनका यूज किया गया, तो ये इसमें कमी हो गई, यानी इसमें कमी होकर दूसरे सेक्टर में बढ़ोतरी हो गई। तो ये लैंड यूज पैटर्न हमने जाना। इसके बाद जो लैंड डिग्रेडेशन को हमने जाना, तो कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलिटी है ना वो लॉस्ट हो जाती है किसी क्रॉप में, लैंड में या सोइल में, तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सोइल पोल्यूशन हो सकता है, सोइल इरोजन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकती है, जो मिनरल्स होते हैं उनको वहाँ से निकालते हैं तो उससे हो सकती है, ड्रोट होता है ना। तो और लैंड कंजर्वेशन किस तरीके से होगा, एफोरेस्टेशन से, यानी पेड़ पौधे लगाने से। प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा हमें ग्रेजिंग लैंड का, शेल्टर बेल्ट्स बनानी होगी प्लांट्स की, है ना। कंट्रोल करना होगा हमें ओवर ग्रेजिंग का। जो सैंड ड्यून्स है डेजर्ट एरिया में उनमें थ्रोनी बुशेस लगा के उनको उनकी जो ग्रोथ है उनको कम करना होगा। माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना होगा और उनका मैनेजमेंट करना होगा। और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका भी हमें मैनेजमेंट करना होगा। तो इस तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 9 टॉपिक है सोइल एज ए रिसोर्सेज। तो देखो जो सोइल है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, और अगर ये ना हो तो जो प्लांट हैं और जो क्रॉप है उसका भी प्रोडक्शन नहीं होगा, और उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या और दूसरे जो एनिमल है वो खाएंगे क्या। तो इस तरीके से जो पूरी जो फूड चेन है वो टूट जाएगी। और देखो जो सोइल होती है, सोइल की जो 1 सेंटीमीटर की लेयर होती है ना, 1 सेंटीमीटर की लेयर, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर की लेयर को, जिस लेयर को हम देखते हैं ना सोइल में उसको। तो देखो जो सोइल होती है उसमें बनने वाले उसके जो फॉर्मेशन के जो फैक्टर होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें रिलीफ होता है। रिलीफ का मतलब होता है उस जगह में कैसी टोपोग्राफी है, वहाँ पे किस प्रकार की इस्तेला करते हैं, यानी वहाँ पे प्लेट्यू है, वहाँ पे प्लेन है, या वहाँ पे
माउंटेन है, तो उसी के आधार पे क्या बनेगी, वहाँ पे सोइल बनेगी। और वो जो रिलीफ होता है उसी में पेरेंट रॉक होती है, तो पेरेंट रॉक के आधार पे ही जो सोइल है ना उसका डिज़ाइन होगा। दूसरा इसके बाद क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु कैसी है ना, यानी वहाँ पे हॉट है क्लाइमेट या ड्राई है या वेट है ना। इसके अलावा वेजिटेशन, वहाँ पे वनस्पति कैसी है, वेजिटेशन मतलब फ्लोरा, वो कैसी है, तो उससे भी क्या होता है जो सोइल है ना उसका फॉर्मेशन प्रभावित होता है। तो इस तरीके से इसके अलावा देखो वहाँ पे टेम्परेचर को भी देखा जाता है, जो टेम्परेचर है ना उससे भी क्या होता है कि जो सोइल है ना उसके फॉर्मेशन में फ़र्क आता है। इसके अलावा रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है जिसे रन ऑफ भी कहते हैं, है ना, बहता हुआ पानी, विंड होता है, ग्लेशियर होता है, या जो दूसरे डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं ना ये हर चीज़ को खा जाते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। अगर ये ना हो तो जो पूरी पृथ्वी है ना, जो अर्थ है, वो मृत जीवों का एक ढेर होगा। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके आधार पे भी क्या होता है, जो सोइल का फॉर्मेशन बनता है। साथ ही साथ में उसमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जो ह्यूमस है, यानी देखो जो सोइल होती है ना उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जैविक तत्व होता है, जैविक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं हम ह्यूमस। और जिस भी सोइल में ह्यूमस ज़्यादा होगी, जिस भी सोइल में ह्यूमस ज़्यादा होगी वो उतनी फर्टाइल होगी। साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं उसमें, यानी अजैविक पदार्थ कौन से हैं। तो इसके आधार पे जो सोइल है ना उसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो सोइल एक रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसकी 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो ये रिन्यूएबल तो है, लेकिन अगर इसको 1 सेंटीमीटर की लेयर हमने बिगाड़ दी, उसका डिग्रेडेशन कर दिया, उसको पॉल्यूटेट कर दिया, तो हज़ारों साल लग जाएंगे। तो उसको रिन्यू होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक, सोइल फॉर्मेशन में इसमें रिलीफ होता है, पेरेंट रॉक होती है, वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट होती है, या फिर वहाँ पे किस प्रकार का टेम्परेचर है ना, वहाँ पे वाटर की सिचुएशन क्या है, विंड की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे ग्लेशियर है क्या। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना वो किसको, फॉर्मेशन को प्रभावित इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक यानी जैविक पदार्थ जो होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये हमारा जो सोइल है ना उसका प्रोफाइल है। ये क्लास जो 7th है, क्लास 7th में आपने इस डायग्राम को देखा था, जबकि जो क्लास 10th है उसमें दूसरा डायग्राम है, फिगर दूसरा है इसमें हमारे 10th में, लेकिन मैंने 7th का लिया है, बच्चे से बनवाया था, दर्शित से। तो देखो सोइल प्रोफाइल में जो सबसे नीचे की लेयर होती है, ये जो लेयर होती है ना, ये पेरेंट रॉक होती है। इसको कहते हैं हम अनवियर्ड पेरेंट रॉक। तो एक प्रकार से ये बिल्कुल टाइट, देखो अनवेदरेड का मतलब समझ लो पहले, तो जो वर्ड आया ना यहाँ पे विदर्ड का मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है कि अगर विदर्ड आया तो उसका मतलब है ब्रोकन रॉक्स। विदर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रोकन रॉक्स, यानी टूटी फूटी जो चट्टानें होती है ना, रॉक मटेरियल होता है टूटा फूटा, उसको हम विदर्ड बोलते हैं। ठीक ना, जबकि अनवेदर्ड क्या होगा, जो बिल्कुल सॉलिड है, उसमें कोई टूट फूट नहीं है, वो किसी भी प्रकार से ब्रोकन नहीं है। तो सबसे नीचे क्या होगी, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होगी या बेड रॉक होगी। उसके बाद आती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, जहाँ पे टूटे फूटे चट्टाने हैं, ब्रोकन रॉक्स हैं। उसके बाद हमारी सब सोइल आती है। सब सोइल में सैंड, स्लिट और क्ले होता है ना, सब सोइल में ये और बारीक होती है। और सबसे ऊपर जो होती है हमारी टॉप सोइल होती है, जो द अपर सोइल ऑफ लेयर होती है, और इसी में ह्यूमस और जो वेजिटेशन होते हैं ना वो ग्रो करते हैं। और जिस मैंने आपको बताया ना, जिस भी सोइल में ह्यूमस ज़्यादा होगा उसमें प्रोडक्शन और फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये सोइल एज अ रिसोर्सेज हो गया। इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जो सोइल है उसको डिफरेंट जैसे उसका सोइल का फॉर्मेशन कैसा है, वो किस तरीके से बनी है, उसका कलर क्या है, वो थिकनेस क्या है, उसका कितनी मोटी है कितनी पतली है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी एज कितनी है ना, उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन सभी के आधार पे, इन सभी बेसिस के आधार पे क्या होता है, जो सोइल है ना उसका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक ना, ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 9 है, 9 टॉपिक का ए पार्ट है ये। तो जो क्लासिफिकेशन है ना इनके बेसिस पे किया जाता है। तो इंडिया में ये बेसिस हैं, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके आधार पे 6 टाइप की सोइल है। कितने टाइप की, 6 टाइप की सोइल है। तो जो सबसे पहली सोइल है वो एलुवियल सोइल है ना। तो जो एलुवियल सोइल है ना
वो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं, रिवर प्लेन्स हैं, यानी जो मैदान है, वहाँ पे एलुवियल सोइल पाई जाती है। ये दो टाइप की, एक खादर है, एक बांगड़ है। तो जो खादर है ना वो न्यू सोइल्स होती है, हर साल उनको नदियाँ दोबारा लाती है, जबकि जो बांगड़ है ना वो वर्ल्ड सोइल्स है, यानी पुरानी एलुवियल सोइल्स के डिपॉजिट हैं। इसके बाद है सेकंड ब्लैक सोइल। तो देखो जो ब्लैक सोइल है ना, ब्लैक सोइल मिलती है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ये जो क्षेत्र है ना, इसमें कौन सी सोइल मिलती है? ब्लैक सोइल। और ये एक प्रकार से यहाँ पे इसको कॉटन सोइल भी बोला जाता है, क्योंकि जो कॉटन की जो फार्मिंग है ना वो किस सोइल में होती है? ब्लैक सोइल में होती है। इसके बाद थर्ड है रेड एंड येलो सोइल। तो रेड एंड जो येलो सोइल है वो मिलती है, ये देखो, ये रेड एंड येलो सोइल इन क्षेत्रों में मिलती है। वेस्टर्न घाट में मिलती है, ईस्टर्न घाट में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। ठीक। इसके बाद है लेटराइट सोइल। तो लेटराइट सोइल है ना वो भी वेस्टर्न घाट में मिलेगी, जहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगी, जहाँ पे ज़्यादा तो हाई टेम्परेचर होंगे और हैवी रेनफॉल होगी, तो वहाँ पे कौन सी सोइल बनती है? वहाँ पे लेटराइट सोइल बनती है। इसके बाद है हमारी जो 5 सोइल है, एरिड शुष्क मृदा। ये मिलती है राजस्थान के डेजर्टिक क्षेत्रों में, रीजन में, और साथ साथ में जो गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे भी एरिड सोइल मिलती है। साथ ही साथ में जो आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे भी एरिड सोइल मिलती है। लास्ट में हमारी फॉरेस्ट सोइल। तो वो इसको कहते हैं वन मिट्टी। जैसे हिमालयन का जो पूरा फॉरेस्ट रीजन है, जो माउंटेन रीजन है उसमें, या फिर वेस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे, यानी जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट सोइल मिलती है। तो इस तरीके से 6 टाइप की सोइल इंडिया में पाई जाती है। अब इनको एक एक कर करके हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है एलुवियल सोइल। तो देखो, आपको कोई भी सोइल का क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे, तो आपको उसकी, देखो, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन बतानी है कि एलुवियल टाइप की जो सोइल है ना वो इस लोकेशन में मिलती है, उसमें कौन सी क्रॉप होती है ना, या फिर उसमें कौन से जो मटेरियल है ना वो मिलता है। जैसे कि एलुवियल सोइल है, तो एलुवियल सोइल की लोकेशन क्या है? एंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें किससे बना हुआ है? वो एलुवियल सोइल से बना हुआ है, यानी ये जो एंटायर पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इसकी लोकेशन हो गई। अब इसके बाद आप इसमें क्रॉप बता सकते हो, कौन कौन सी क्रॉप होती है। तो आप बता दोगे कि जो खरीफ मतलब जो रेनी सीजन होता है ना, तो रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रोविंग होती है, जो खेती होती है, उसको हम खरीफ कहते हैं। तो खरीफ में तो पैडी होता है, पैडी मतलब चावल है ना, राइस, तो ये खरीफ में होता है। जबकि जो रबी का सीजन होता है, रबी मतलब विंटर में जो क्रॉप होती है, तो उसमें कौन सी होती है? गेहूँ, वीट। ठीक। तो इस तरीके से ये होती है। इसके अलावा इसका जो टोटल देखो इसमें दे भी रखा है, जो ये तो है ही सही, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो साथ साथ में जो इंडिया में जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो रिवर है, जैसे ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, तो इनके जो डेल्टा रीजन है, जिनकी वैली रीजन है ना, तो यहाँ पे भी एलुवियल सोइल पाई जाती है। और देखो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोइल होती है, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, हम इसको ऐसे कैसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसके अलावा ये जो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे भी एलुवियल, दुनिया के जितने भी एलुवियल के लैंड हैं या सोइल है जहाँ जहाँ पे दुनिया में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, यहाँ पे घर बनाना आसान होता है, इस कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो देखो इसमें जो पोटास है ना, पोटास, उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। साथ ही साथ में फॉस्फोरस भी इसमें पाया जाता है। तो दो जो केमिकल मैटर हैं, एक तो पोटास, एक फॉस्फोरस इसमें मिलता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ठीक। तो देखो इसमें कौन कौन सी क्रॉप हो जाती है? शुगर केन हो जाती है, पैडी हो जाती है, वीट हो जाती है, और दूसरी जो सेरल और जो प्लसेस जो होती है, यानी कि जो दालें होती है, उनका प्रोडक्शन किस में हो जाता है? एलुवियल सोइल में हो जाता है। तो ये हमारी एलुवियल सोइल हो गई। अब देखो इसमें दो टाइप की सोइल बता रखी थी, एक खादड़ और एक बांगड़। तो देखो जो खादड़ होती है ना, खादड़ सोइल होती है ना, ये क्या होती है, इसको हर साल जो नदियाँ होती है ना, नई मिट्टी लाती है वहाँ पे। हर साल जब भी बारिश होगी ना, तो बारिश में वो क्या करेगी? नई मिट्टी लाके जमा कर देगी। तो नए जो डिपॉजिट होते हैं किसके? एलुवियल सोइल के। न्यू डिपॉजिट जो एवरी ईयर
डिपॉजिट होता है सोइल का, तो उसको कहते हैं हम खादड़, खादर, ठीक ना। और जो बांगड़ होती है ना, वो पुराने डिपॉजिट होते हैं एलुवियल सोइल के, मतलब पुरानी यहाँ पे नदियाँ मिट्टी दोबारा नहीं, नई मिट्टी नहीं लेके आती है, पुरानी मिट्टी होती है, तो उनको क्या कहते हैं, बांगड़ सोइल या ओल्ड जो एलुवियल सोइल डिपॉजिट प्लेन्स होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको स्टडी कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड वाली है हमारी ब्लैक सोइल है, तो देखो जो इसका कलर है ना वही ब्लैक होता है, इस कारण से इसको ब्लैक सोइल बोलते हैं। साथ ही साथ में इसको रेगर सोइल भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेगर सोइल है। और देखो जो कॉटन है ना, कॉटन की फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं। तो देखो इंडिया में सौराष्ट्र गुजरात में है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है ना, इसमें कौन सी सोइल पाई जाती है, इंडिया में ब्लैक सोइल पाई जाती है। साथ साथ में जो गोदावरी, जो कृष्णा वैली है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे भी ये सोइल पाई जाती है, ठीक ना। अब देखो इसमें आप एक चीज़ देखना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है, यानी इसमें 3 केमिकल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो कि जो क्रॉप की ग्रोइंग होती है ना, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो देखो इसमें पोटास है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, फास्फोरस नहीं है। जबकि जो एलुवियल थी ना, एलुवियल में पोटास भी था और फास्फोरस भी था, लेकिन क्या नहीं था, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम नहीं था। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और जो पोटास है, ये कॉटन की जो खेती की जाती है, कपास की जो खेती की जाती है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। तो इनसे इनका आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ में देखो इस जो सोइल है, इसके जो कण होते हैं ना, इसके जो कण होते हैं, कण मतलब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो काफ़ी बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे। तो लंबे समय के लिए जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसको होल्ड कर लेती है लंबे समय तक। ये क्या रहती है, नमी वाली, नमी युक्त या मॉइस्चर वाली मिट्टी होती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कम पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारी ब्लैक सोइल हो गई। ब्लैक सोइल के बाद रेड एंड येलो सोइल है। तो देखो जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, वहाँ पे कौन सी सोइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सोइल। तो देखो ईस्टर्न और जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटू, तो देखो ये क्या है, दक्कन प्लेटू ही ये 9th क्लास में हमने जो सेकंड चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का, उसमें दक्कन प्लेटू को पढ़ा था। तो जो दक्कन प्लेटू का ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट यानी बे ऑफ बंगाल और जो कोस्टल प्लेन है उसके बीच का क्षेत्र, और साथ में जो साउदर्न पार्ट्स हैं ये वाले, तो यहाँ पे कौन सी सोइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। तो देखो इसमें कौन कौन से स्टेट है, इसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है ना, या गंगा के प्लेन है, ठीक ना। तो ये इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये रेडिश कलर की भी होती है, और इसमें आयरन क्रिस्टल होते हैं इस मृदा के अंदर। और मेटामॉर्फिक रॉक, देखो मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण अपना जो पूरा संगठन होता है, अपना जो फॉर्मेशन होता है, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बदल लेती है। तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है, वहाँ पे रेड एंड येलो सोइल होती है, ठीक। तो ये रेड एंड येलो सोइल हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है लेटेराइट सोइल। तो देखो जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होगी, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल यानी उच्च तापमान और सर्वाधिक वर्षा होगी, तो वहाँ पे कौन सी सोइल डेवलप होगी, लेटेराइट सोइल। जहाँ पे देख लो जैसे कि ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट में 200-250 सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 to 250 तक जो रेनफॉल होती है। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है हिमालयन के, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे कौन सी सोइल डेवलप होती है, लेटेराइट सोइल। देखो ये कर्नाटक में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में, है ना, उड़ीसा और असम। असम कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये लेटेराइट सोइल इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल दें, अगर सही तरीके से फर्टिलाइज़र का यूज़ करें हम इसमें, तो ये कल्टीवेशन की जा सकती है, इसमें खेती की जा सकती है, इसमें किसमें, लेटेराइट में। लेकिन देखो क्या होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होने के कारण बैक्टीरिया और जो फंगस है वो ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ह्यूमस होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको कम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। कौन कौन, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक। तो इस तरीके से हमने लेटेराइट सोइल को भी कंप्लीट कर लिया। लेटेराइट सोइल कहाँ होगी, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होंगे, हेवी रेनफॉल होगी। इंडिया के कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पे है, केरल यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, मध्य प्रदेश ये रहा, असम ये रहा,
और उड़ीसा ये रहा, यहाँ पे ये पाई जाती है। अगर इसमें हम फर्टिलाइज़र का यूज करें तो इसमें हम खेती कर सकते हैं। साथ में इसमें क्या होता है, इसमें लो ह्यूमस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस जैसे जो जीव होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, तो पूरे ह्यूमस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी लेटराइट सॉइल भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल। तो देखो इंडिया के जो डेजर्टिक रीजन है वहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना पार्ट्स ऑफ जो राजस्थान है उसका वेस्टर्न पार्ट है ना राजस्थान का, वहाँ पे ये पाई जाती है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर इरिगेशन यानी सही तरीके से पानी दिया जाए तो इसमें हम आसानी से खेती कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में ही जो श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ ज़िले हैं, तो इनमें क्या होता है, जो पंजाब और हरियाणा से जो इंदिरा गांधी नहर आ रही है हरी के बैराज से, तो उससे क्या होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है इरिगेशन के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का और चावल का, ठीक ना। इसके अलावा इसमें लेक ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है और मॉइस्चर की तो बिल्कुल कमी होती है, तभी तो एरिड सोइल है, यहाँ पे नमी नहीं होती। क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो मैक्सिमम जो वाटर होता है ना उसका एवेपोरेशन हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। और जब वाटर का वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेटिंग होता है वाटर, तो उसमें जो कंटेंट होते हैं ना साल्ट कंटेंट के रूप में ज़मीन में रह जाते हैं। तो इसमें साल्ट कंटेंट की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है एरिड सोइल में। तो देखो आप एक बार फिर से हम इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो एरिड सोइल में साल्ट कंटेंट होते हैं, है ना। इसके अलावा देखो हमारी जो ब्लैक सोइल थी इसमें क्या क्या थे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास थे, जबकि नाइट्रोजन की कमी इसमें भी है ना। और इसके अलावा जो हमारी एलुवियल सोइल थी उसमें पोटास और फास्फोरस है, तो इसमें नाइट्रोजन की में भी कमी है। इंडिया की मैक्सिमम जितनी भी जो सोइल है ना उसमें नाइट्रोजन की कमी है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो सीधा कि नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी जो लास्ट सोइल है वो है फॉरेस्ट सोइल। तो जहाँ जहाँ पे हिली और जो माउंटेन क्षेत्र है और जहाँ पे अच्छी बारिश होती है ना, सफिशिएंट रेन होती है, तो उससे क्या होता है फॉरेस्ट बढ़ जाते हैं, ट्री कवर्स बढ़ जाता है, तो उससे वहाँ पे कौन सी सोइल डेवलप होती है, फॉरेस्ट सोइल्स डेवलप होती है। ये लोमी और स्लिटी टाइप की होती है, ठीक ना। और ये स्लोप में डेवलप होती है। अक्सर क्या होता है जो माउंटेन जो हिली होता है ना वो उसमें स्लोप ज़्यादा होता है, तो ये जो स्लोपी होती है ना उस टाइप की होती है। इसके बाद ये जो फॉरेस्ट है सोइल है, इसकी लोकेशन आप देखोगे तो हिमालयन जो रीजन है उसमें है ना, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, वेस्टर्न घाट में, जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट है ना ज़्यादा डेंस, वहाँ पे फॉरेस्ट सोइल का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन। तो देखो सोइल इरोजन का मतलब क्या है, जब भी किसी सोइल में उसकी जो अपर लेयर है जो कि जैसा हमने जाना था ना कि 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने में कितने साल लग जाते हैं, हज़ारों साल। तो जब उस 1 सेंटीमीटर लेयर को वाटर, बहता हुआ जल जिसको रन ऑफ भी बोलते हैं, और विंड उसको उड़ा के ले जाती है या वाटर उसको बहा के ले जाता है, तो जब ऊपर की जो परत जो लेयर होती है वो बह जाती है पानी से या फिर हवा से उड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरोजन। क्लियर। तो देखो जो सोइल इरोजन है ना वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, और उससे क्या होता है सोइल की जो अपर जो लेयर होती है वो बह जाती है, और उससे क्या होता है सोइल में ह्यूमस की कमी हो जाती है, और उसमें जो उसके जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी बह जाते हैं। तो देखो सोइल कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो सोइल कंजर्वेशन को करने के टोटल 8 मेजरमेंट इसमें दे रखे हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले काउंटर प्लगिंग। देखो काउंटर प्लगिंग कहाँ पे की जाती है, जैसे मान लो ये स्लोप है, तो जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी इसी स्लोप से बहेगा। तो क्या होता है कि जो खेत है ना उसकी जो जुताई होती है, जो खेत की हकाई होती है, उसकी जो प्लगिंग होती है वो काउंटर होती है इस तरीके से। जैसे मान लो ये स्लोप है पानी का बहने का, तो हम उसकी प्लगिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से। जैसे इसमें देखो ये स्लोप ऐसे है इसका, तो इन्होंने प्लगिंग कैसे कर रखी है, इस तरीके से, इससे काउंटरली उसको प्लग कर रखा है। उसकी जो जुताई है ना वो काउंटरली कर रखी है, तो इसको काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है जो बहता हुआ जल है ना, वाटर, रन ऑफ वाटर जो होता है वो धीरे बहता है, तो उससे क्या होता है सोइल इरोजन नहीं होता है। तो ये काउंटर प्लगिंग हो गया। दूसरा टेरिस फार्मिंग। तो जो हिली रीजन होते हैं या जो प्लेट्यू वाले रीजन होते हैं जहाँ पे ढाल ज़्यादा होता है, स्लोप ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो खेत है उनको सीढ़ीदार बनाया जाता है। जो
टेरिस होते हैं ना, हमारी जो सीढ़ियाँ होती है स्टेप, तो उस साइज में उनको बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो पानी है ना वो रुक के बहता है, तो उससे क्या होता है, सोइल इरोजन नहीं होता है। इसके अलावा की लाइन डिज़ाइन होता है ना। इसके अलावा देखो सबसे खास बात है जो रन ऑफ है ना उसको कंट्रोल करना। रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ जब रेनफॉल होती है ना तो उसका जो बहता हुआ जल होता है तो उसको हम रन ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक ना। तो उसको कंट्रोल किया जाना जरूरी है। इसके अलावा विंड ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे हमें, जहाँ पे एरिड एरिया होता है, शुष्क क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे हवा से ज़्यादा सोइल इरोजन होता है, तो वहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, विंड ब्रेक। तो वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, अफोरेस्टेशन किया जाता है लाइन में, पंक्तियों में वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, या थ्रोनी बुशीज जो झाड़ियाँ होती हैं उनको उगाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, हवा की जो स्पीड है ना उसको स्लो कर देते हैं, और जब हवा की विंड की स्पीड स्लो हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो सोइल को कम उड़ाएगा हवा, तो वहाँ से उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, सोइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन है, एक ही खेत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर मान लो एक खेत में हम पेडी यानी चावल ही चावल, राइस ही राइस की खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो जो मिट्टी है ना उसमें जो मिट्टी है ना उसका उपजाऊपन और फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को यूज करना चाहिए, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा सोइल कंजर्वेटिंग फार्मिंग करनी होगी हमें, सोइल को इस तरीके मतलब इस तरीके से फार्मिंग करनी है, ऐसी खेती करनी है जिससे जो सोइल है ना उसका कंजर्वेशन ऑटोमेटिक होता रहे। लास्ट में हमारा सेलेनिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम एक खेती किसी एक पर्टिकुलर खेत में या लैंड में, सोइल में बार बार उसमें खेती करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इरिगेशन का काम करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, है ना, खेतों में सिंचाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लवण है ना, लूण नमक, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको सैलिनिटी बोलते हैं। तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्या होता है, सोइल में जो फर्टिलिटी है ना वो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन को जाना। सोइल इरोजन क्या है, जब अपर जो लेयर होती है, सोइल कवर जो होता है वो रन ऑफ यानी बहते हुए वर्षा जल से, और जो विंड होती है उससे अपर जो लेयर होती है वो बह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। सोइल कंजर्वेशन के मेजर है काउंटर प्लगिंग, टेरिस फार्मिंग, की लाइन डिजाइन, perimeter ऑफ रन ऑफ कंट्रोल, विंड ब्रेक्स, कवर क्रॉप या क्रॉप रोटेशन, सोइल कंजर्वेशन फार्मिंग, और लास्ट में सैलिनिटी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम सोइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद है गली इरोजन। गली इरोजन को बीहड़ भी कहा जाता है, इनको रेवाइंस भी कहा जाता है, या फिर इनको बेडलैंड भी कहा जाता है। देखो नदी के किनारे आसपास, जो नदी का कोई भी जो रिवर है ना उसके आसपास अगर क्रॉप या फॉरेस्ट या जो ट्रीज हैं वो नहीं होंगे, तो उससे क्या होता है, जो लैंड है या फिर वहाँ पे जो सोइल है ना वो तेज़ी से बहना शुरू कर देती है इस तरीके से। यानी कि वहाँ पे ट्री और जो फॉरेस्ट नहीं होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे सोइल इरोजन ज़्यादा होता है, मृदा ज़्यादा बहती है, तो उससे वहाँ पे गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं वो, कुछ कुछ तो 200 फुट जो होते हैं ना उतने ऊंचे और गहरे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम गली इरोजन। जैसे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो गली इरोजन है वो चंबल में है, ये जो चंबल के बीहड़ है ना उसमें सबसे ज़्यादा गली इरोजन है। और एक प्रकार से ये जो होती है ना इनमें बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, फ्लैटेड लैंड नहीं होते हैं, तो इनमें एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते। यानी एक प्रकार से जो पूरा जो रनिंग वाटर है ना वो पूरी जो सोइल है ना उसको काट देता है पूरे रीजन को, और बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बहुत बड़े रीजन होते हैं। इनमें पहले जो बीहड़ थे उनमें कहीं ज़्यादा क्राइम होते थे, कई सारे डकैत थे पहले, लेकिन अब तो कंट्रोल हो गए हैं। और जो चंबल है उसके आसपास सबसे ज़्यादा जो गली इरोजन है ना उसकी एक्टिविटी होती है। जैसे ये चंबल, ये मेरे गांव के पास का फ़ोटो है, ये चंबल रिवर में इस तरीके से गली इरोजन होता है ये, यानी गहरी गहरी खाइयाँ होती है, वो पानी जो है ना उस पूरी मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो ये चंबल के पास का, मेरे गांव के पास का चंबल का रिवर का है। और आप अगर इसको गली इरोजन में जो बीहड़ है, जो बैडलैंड या रेवाइंस होते हैं, इनको अगर ज़्यादा जानना हो तो आप पान सिंह जो तोमर है ना उस मूवी में भी काफ़ी दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार इस चैप्टर का हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर वो चीज़ या थिंग्स जो कि इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, क्या होती है, रिसोर्सेज, जो कि टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इसके बाद रिसोर्स जो हैं उनके टाइप्स जाने हमने, बेसिस के आधार पे 2 टाइप के होते हैं, जो ओरिजिन के आधार पे 2 टाइप के होते हैं, जैविक अजैविक।
बायोटिक एंड एबायोटिक। इसके बाद हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप के रिसोर्सेज देखे। फर्स्ट था रिन्यूएबल, सेकंड था नॉन रिन्यूएबल। इसके बाद हमने ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज देखे। तो फर्स्ट था हमारा इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। दूसरा था कम्युनिटी, जो कि सामुदायिक संसाधन था। उसके बाद हमने ओनरशिप के आधार पर जो थर्ड था वो नेशनल संसाधन था, राष्ट्रीय संसाधन था। फोर्थ था हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इसमें एक और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हमने जाना, यानी जो 22 जो किलोमीटर का जो टेरिटोरियल बॉर्डर होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री होती है किसी भी देश की, तो उससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है ना, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके बाद हमने डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को देखा। तो पोटेंशियल था, डेवलप्ड था, स्टॉक था और रिजर्व था। 4 टाइप की रिसोर्सेज हमने डेवलपमेंट के आधार पे देखे। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जाना। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आज की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा और फ्यूचर की जनरेशन के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। और इनको कंप्लीट करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए कब, 2015 में। उनको कब तक अचीव करना है पूरी दुनिया को, 2030 तक। उसके बाद हमने अर्थ समिट जाना, यानी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सभी देश रियो डी जेनेरिया में 1992 में इकट्ठा हुए और क्लाइमेट एक्शन में काम किया। तो उसको कहा जाता है एजेंडा 21 या अर्थ समिट। इसके बाद हमने रिसोर्स प्लानिंग जानी इंडिया में। तो 3 स्टेज में होती है। तो सबसे भी पहले क्या होता है, रिसोर्स की मैपिंग और सर्वे किया जाता है। फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो जो रिसोर्स है उसको हम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर जो 3rd स्टेज है उसमें उस रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है ना, उसका काम करता है योजना आयोग। इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जाना, यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास एक ही अर्थ है। इसके बाद ये फर्स्ट वीडियो में जाना था हमने। अब जो सेकंड वीडियो है, जो पार्ट 2 है, उसमें हमने जो टॉपिक थे वो जाने। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज जाना इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो रीजन है वो 43% प्लेन्स का है। सेकंड नंबर पे 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यू है। इसके बाद हमने लैंड यूटिलाइजेशन देखा। तो फॉरेस्ट में देखा है ना, तो 33% होना चाहिए, लेकिन कितना है टोटल, 24%। इसके अलावा लैंड, ऐसी ज़मीन जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। इसके अलावा अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, ठीक। इसके अलावा फेलो लैंड्स हैं। और 5 नंबर पे था हमारा नेट सोवन एरिया। उसके बाद हमने लैंड यूज पैटर्न देखा कि 1960 में लैंड का यूज किस जगह होता था और 2014 में लैंड का यूज किस जगह होता था। उसके बाद हमने लैंड डिग्रेडेशन को जाना। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसमें हमने, उसके बाद हमने लैंड डिग्रेडेशन को जाना, लैंड कंजर्वेशन को जाना, सोइल प्रोफाइल को जाना, सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में हमने टोटल 6 जो सोइल थी उनको क्लासिफाइड किया, जिसमें फर्स्ट थी एलुवियल, सेकंड थी ब्लैक, थर्ड थी रेड एंड येलो, फोर्थ थी लेटराइट सोइल, 5 थी हमारी एरिड और 6 थी हमारी फोरेट सोइल। लास्ट में हमने सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन के जो मेजर्स थे उनको पढ़ा। और लास्ट में जो था हमारा गली इरोजन को हमने जाना। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। तो ये शैलेंद्र साहब की लिखी हुई बात थी। और जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि फ्यूचर की जनरेशन को भी नुकसान ना हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।